नमस्कार। नमस्कार जी। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का यह 105वां वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में एलुमनी सेल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने व्याख्यानमाला का आयोजन प्रारंभ किया है। व्याख्यानमाला का आज यह 7वां दिन है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश तिवारी। डॉक्टर राकेश तिवारी, आप जब आपकी रचनाओं को देखा जाता है तो प्रारंभ में तो यही प्रतीत हुआ कि आप एक गूढ़ पुरातत्वविद हैं, क्योंकि आपने भारतीय इतिहास में कई नए अध्यायों को जोड़ा है। विद्यार्थी के समय से लेकर अब तक कई ऐसे लोग हैं जो आपके उन योगदानों को याद रखते हैं जिस रूप में आपने लोहे की प्राचीनता को सिद्ध किया, भारत में कृषि की प्राचीनता को आपने सिद्ध किया। पर जैसे जैसे आपके बारे में और जानने लगते हैं लोग, तब पता चलता है कि आप एक साहित्यकार, यात्रा वृतांत लेखक और इसके साथ ही साथ कवि भी हैं। इससे पहले कि हमारी और आपकी बतकही या यूं कहें गुफ्तगू की शुरुआत हो, मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय सभी श्रोतागणों को देना चाहूंगा। आप सभी श्रोतागणों का भी स्वागत है। आप डॉक्टर राकेश तिवारी, इनकी कुछ पूर्व रचनाओं में आप इनका नाम रॉकी के रूप में भी देख सकते हैं। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1953। आपका जन्म स्थान बिसवा उत्तर प्रदेश है, परंतु आप मूलतः संबंधित हैं बस्ती उत्तर प्रदेश के। आपकी शिक्षा ग्रेजुएशन आपने लखनऊ से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया। इसके बाद आपने उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय को आपने अपनी सेवा प्रारंभ की और तदुपरांत आपने अवध विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी, अपना शोध पूरा किया। 1978 से लेकर सन 2017 तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एवं भारत सरकार में आप पुरातत्व के विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में एक लंबे दशक तक आपने निदेशक का पद संभाला और तदुपरांत आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के पद पर रहे। अब आपके संक्षिप्त परिचय के उपरांत हमें लगता है कि अब हमें अपनी बतकही की शुरुआत करनी चाहिए। सर, हम लोग जिस तरह की बातें करेंगे उसमें आपकी रुचि, आपका बीएचयू आना, आपका बनारसीपन, आपका बनारस को समझना, आपके पुरातत्व में योगदान, आपकी विभिन्न यात्राएं और उन यात्रा वृत्तांतों का लेखन, यह सभी समावित होगा। अब आपकी अनुमति हो तो हम अपनी बात को प्रारंभ करें। अवश्य, लेकिन उसके पहले मैं आपके एलुमनाई सेल की चेयरमैन डॉक्टर सुशीला सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र राय और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी ही उस बड़ी ही प्रिय शिक्षण संस्था से जुड़ पाया और जो लोग भी इस वार्ता को सुन रहे हैं उनसे मुझे इंटरैक्ट करने का मौका दिया। और आपका स्वागत है आपके प्रश्नों के साथ। धन्यवाद सर। मेरा सर जो प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि कई श्रोतागण, आपसे इसे यूं समझ लें कि कई श्रोतागणों का प्रश्न है ये। और प्रश्न क्या है, बस सर आपके अनुभवों को हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें ताकि हम अपने आने वाले जीवन में उन अनुभवों से कुछ सीखें। आपकी कई पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों को मैंने तो आद्योपांत पढ़ा है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा है।
धरती का चक्कर लगाने, ध्रुवों तक चलते जाने और एवरेस्ट पर चढ़ने में कितना श्रम लगा होगा। सोचता और थाह लेता कि क्या मैं भी ऐसा कुछ साध सकता हूं। आपकी पुस्तक सफर एक डोंगी में डगमग से ये पंक्ति ग्राह्य है। ऐसा क्या कुछ सपना लेकर सर आप बनारस आए थे? कितना कुछ आपने पाया और कितना पाने की अभिलाषा अब तक आपके मन में दबी है कहीं ख्वाहिशों के रूप में? सचिन जी, कोई ख्वाहिश लेकर के मैं बनारस नहीं आया। जैसे डोंगी डगमग आपने जिसका जिक्र किया है, वैसी ही डगमगाती हुई जिंदगी और एक जिज्ञासा से भर करके मैं बनारस पहुंचा। इसका एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड भी बनारस से संयोग से जुड़ जाता है। बीए में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के नरेंद्र छात्रावास में रहता था और उस समय हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी बीएचयू से ही गए थे। बहुत जाना माना नाम है उनका, आईटी क्षेत्र के बड़े भारी विद्वान थे और वाइस चांसलर थे। हमारे छात्रावास में हमारे बगल में ही रहा करते थे रविंद्र सिंह, जो उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 1973 में एक बहुत बड़ा पीएसी विद्रोह हुआ था। आप लोगों को शायद उसकी स्मृति ना हो, हम लोगों को है। और उस पीएसी विद्रोह में यूनिवर्सिटी जला दी गई थी। बहुत बड़ा हिस्सा लखनऊ विश्वविद्यालय का जलाया गया था। और चूंकि हमारे बगल में ही श्री रविंद्र सिंह जी रहा करते थे, जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो किसी भी आंदोलन में हमारा कोई पार्टिसिपेशन हो या ना हो, लेकिन हम लोगों का नाम उसमें आता जरूर था। और जाहिर है कि 1973 वाले इस आंदोलन में भी हमारा नाम आया, जबकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ था, वरना पेरेंट्स भी ये समझते कि नहीं मैं शामिल रहा हूं। इस कारण से हमें लगा कि अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर मैं ज्यादा दिन रहूंगा तो बस अच्छा बदनाम बुरा इन आंदोलनों में मेरा नाम बार बार आता रहेगा और मेरी उसमें कोई विशेष रुचि थी नहीं। तो एग्जाम देने के बाद ही मैं इस जुगाड़ में लग गया कि अगला कहाँ मैं एडमिशन, और इस तरीके से मैं बनारस आया। अब संयोग देखिए कि जब मैंने एडमिशन लिया वहां और सेंट्रल ऑफिस से मैं निकल रहा था, तभी एक कार आकर रुकी और उसमें से प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी ही उतरे और उन्होंने पूछा बच्चा यहाँ कैसे? तो हमने कहा साहब कहिए तो यहाँ से भी चला जाऊं, लेकिन अब तो मैं यहाँ पढ़ने आया। और उन्होंने कहा कि नहीं बचवा सब ठीक बा, तो पढ़ा शब्द लिखने से ना होना। तो ये उसका बैकग्राउंड था। कोई मंसूबे लेकर के या कोई धारणा लेकर के मैं बनारस नहीं आया था, लेकिन वो जो हमारी डोंगी डगमगा रही थी जीवन की, वो आ करके काशी के तट पर रुक गई। और मैंने इसीलिए हॉस्टल में आते ही प्रवेश नहीं लिया और मैं कबीर चौरा पर अपने एक मित्र के घर पर रहने, वहां से साइकिल से मैं पढ़ने के लिए आता था और वापस चला जाता था। विश्वविद्यालय में टीचर्स उस समय हमारे सब एक से एक बढ़ करके थे। मैं इस मौके पर उन्हें प्रणाम करता हूं और उनका स्मरण करता हूं। प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल, प्रोफेसर के सिन्हा, डॉक्टर पीसी पंत, डॉक्टर टीपी वर्मा, डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद जी, इन लोगों ने हमें सीधे पढ़ाया, मतलब हमारे क्लासेस इन लोगों ने ली। इनके अलावा प्रोफेसर जयंत तिवारी, प्रोफेसर एल.के. त्रिपाठी और अन्य सभी टीचर्स जो थे, चाहे वो हमें पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो, उन सबका हमको स्नेह मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा और उन सबके प्रति मैं इस समय अपना आदर अभिनंदन व्यक्त करता हूं। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि ना मैं धरती के चक्कर लगाने आया, ना मुझको जो है अपना दम देखना था। मैं तो भटकता हुआ डगमगा करके यहाँ आया और बनारस मैंने शरण। तो सर आपने कितना कुछ पाया सर इस बीएचयू में?
देखिए, मैं जब पहले साल आया तब उसी साल एक दूसरा आंदोलन शुरू हो गया जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से आप लोग जानते हैं, जो जयप्रकाश जी का आंदोलन था। और आंदोलन के से मेरा कोई वास्ता था नहीं। विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता था और वापस फिर कभी चौरा पहुंचता था। चूंकि टीचिंग में सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पंत जी पढ़ाते थे, डॉक्टर ललन जी गोपाल पढ़ाते थे पॉलिटिकल हिस्ट्री, और ये लोग मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसमें हमारा बहुत मन लगता था। वापस जाने के बाद सामान्यतः अगर मौसम अच्छा होता था तो शाम को गंगा जी में नाव चलाने जाते थे, और वो आपके पंचगंगा घाट के पास से, सिंधिया घाट से नाव लेकर मैं प्रायः रामनगर जाता था। और रात में जब मैं लौटता था तब तक वहां आवाजाही घाट पर बंद हो चुकी होती थी। आज तक कल की तरह वहां बहुत चहल पहल नहीं हुआ करती थी। हमारे मोहल्ले में बिस्मिल्लाह खां रहते थे, बड़ी पियरी पर। कभी कभी जगतगंज में कुछ लोगों से परिचय था तो गिरजा देवी जी के यहाँ जाते थे। और सुबह क्लास में जाने के पहले सवेरे वर्जिश जरूर करते थे। एक्सरसाइज करो, बाकी सब देखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। और बीए में चूंकि कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं थे तो अच्छे नंबरों की भी कोई चाहत नहीं थी। गए, पढ़े और चले आए, मस्त रहते थे। अब इसी बीच में चूंकि आंदोलन चल रहे थे तो विश्वविद्यालय में हम लोगों के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुए। जब पोस्टपोन हुए तो हम लोगों ने कहा करें क्या, 1 महीना 2 महीना का समय अनिश्चितकालीन बंद है तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक फितूर सूझा कि क्यों ना साइकिल से काठमांडू की यात्रा कर लें। जिनके यहाँ मैं रहता था वो, उनका एक लड़का था जो कम उम्र में था हम लोगों से, 14-15 साल ही उसकी उम्र रही होगी। उसका नाम था अजय अग्रवाल। उसने कहा हम भी चलेंगे। अब उनकी माँ से हमने कहा इसकी इतनी कम उम्र है, इसको कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे जैसे तू जेबो वैसे वो चला जाए तुम्हारे साथ। तो हमने कहा ठीक है, एक से भले दो। अब हम दोनों लोग लखनऊ आए और लखनऊ से साइकिलों का प्रबंध करके, लखनऊ में हमारे एक मित्र थे श्याम सुंदर शर्मा, आयरन मैन के नाम से पहचाने जाते थे, उनके साथ मिलकर हम तीनों लोगों ने वो यात्रा, और वो यात्रा करके जब हम लौट आए तब एग्जाम की फिर तैयारी करना शुरू की। तो एग्जाम दे दिया, ये भी नहीं पता कितने नंबर मिले होंगे क्या है, क्योंकि छुट्टियों में जब भी कोई छुट्टी होती थी हम लोग विंध्य के पहाड़ों में घूमने चले जाते थे। कभी लिखनिया दरी तो कभी देव दरी तो कभी कोई दरी, तमाम दरियां थी, घूमते रहते थे। कभी कभी ये भी हुआ कि वहां से निकले घर से और रीवा और चित्रकूट होते हुए वापस आ गए। ये मैंने बैकग्राउंड आपको इसलिए दिया कि कोई मंसूबा नहीं था। जैसे जैसे जो सामने आता जा रहा था करते जा रहे थे। और जब MA पार्ट 1 का रिजल्ट निकला तब मैं वहां गया सेंट्रल ऑफिस में, सभी अपने मित्रों के साथ। हमारे साथ के जो लड़के थे उन्होंने अपना नंबर जब पूछ लिया तब चुपके से हमने भी पूछा कि भैया हमारे कितने नंबर। अब जब उसने हमारे नंबर बताए तो हमने कहा भैया किसकी मार्कशीट आप देख रहे हैं, ये हमारा नंबर है कि नहीं है। तो उसने देख के बताया, कहा नहीं साहब आप ही की है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि मेरी उम्मीद में नहीं था कि इतने नंबर हमको मिल सकते हैं। खैर मैं लौट के आया और मुझको जैसे ही अंदर आया वैसे ही प्रोफेसर जयंत तिवारी जी मिल गए और जिज्ञासावश उन्होंने हमारे नंबर पूछे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी से उनको नंबर बताया। उसके बाद प्रोफेसर ललन जी गोपाल को बताया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम्हारे जो नंबर है, जिस तरह के तुम कारनामे करते रहते हो, इधर उधर कूदते घूमते रहते हो, तुम आर्कियोलॉजी ले लो। अगर आर्कियोलॉजी ले लोगे तो उसमें तुम्हारे लिए बहुत गुंजाइश है। हमारे लिए ये एक बड़ी मनचाही सलाह थी, क्योंकि अब तक हम अपनी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला वो था क्रम, वो सब खत्म करके एक नई इबारत लिख रहे थे और उसमें हमें घूमने में बड़ा मजा आता था। तो हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा, आर्कियोलॉजी ले ले तो घूमने को मिलेगा, इसलिए हमने आर्कियोलॉजी ले ली। अब आर्कियोलॉजी में पढ़ते पढ़ते
मैं कहाँ पहुंचा ये तो आप पहले बता चुके हैं, पर सब कुछ वही डोंगी की तरह डगमगाता हुआ ही गया। रिसर्च में एडमिशन तो टॉपिक था हमारा स्टोन एज इंडस्ट्रीज ऑफ पलामू। अनजाने में नौकरी ज्वाइन कर ली, रजिस्ट्रेशन का पीरियड ही नहीं पूरा हुआ। नौकरी कर ली तो फिर वहां की अपनी जिम्मेदारियां थी। पर जो पहला पहला मौका हमें मिला वो मिला, जैसे ऊटा जी आपको बता रहे थे कि लद्दाख की फाइलें वहां पड़ी हुई थी और कोई जाने को था, वैसे ही हमारे विभाग में लखनऊ में कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ प्रसंग थे जिनको कोई करना नहीं चाहता था कि वहां इतनी दूर कौन जाएगा, जिसमें से एक आपका वो है जंगोली हाट के पास में एक स्थान है जिसमें गुफाएं हैं, और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको प्रोटेक्ट किया। तो वो सब जगहों की फाइल लेके मैं वहां चला गया और जा करके वहां घूमता घामता सारी जगह देख करके, तो मेरी मनमांगी मुराद थी, घूम के वापस आया। और वापस आने के बाद जो पहला एक्सप्लोरेशन किया वो था आपका टिहरी डैम के बनने का डूब क्षेत्र। एक तरफ टिहरी वो आ रही भागीरथी और एक तरफ भिलंगना, उस पूरे डूब क्षेत्र का सर्वे किया। और आप देखिए कहाँ तो मैं प्री हिस्ट्री में काम कर रहा था, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ पलामू, और कहाँ वहां पर मंदिर और मूर्तियों से पाला पड़ गया। घूमने का नशा था वो तो बरकरार रहा, लेकिन सीखने को भी मिला। तो इस तरह से ये जितनी चीजें हमको मिली, जो आपका सवाल था, ये बीएचयू में ही सब प्रस्फुटित हुई और इन्होंने अपना स्वरूप लिया। जब मैं वहां पर पढ़ता था तब भी, और जब मैंने रिसर्च में एडमिशन ले लिया तब भी, वहां के टीचर्स खाली पढ़ाते नहीं थे कि अपने क्लास की चीज पढ़ा दी और आपसे मुक्त हो। जब प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी पढ़ाते थे तो कहते थे, बेटा अगर नक्शा नहीं देखा पढ़ते समय तो इतिहास हवा में लटक जाएगा, इसलिए पढ़ने के साथ साथ नक्शा देखना बहुत जरूरी है। और घूमने का मौका मिल जाए अगर किसी जगह तो घूम भी आना चाहिए। अब उन्होंने तो अपनी बात इतनी ही कही, मेरा मन उसमें लगने लगा। अपनी कॉपी में नक्शा बना लेते थे, उसको देखते थे। वो पहली बार थी, उसी समय की बात है जब डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह जी ने पहली बार राग दरबारी की चर्चा की। अब राग दरबारी शब्द का लेखन था और थोड़े ही दिन पहले प्रकाशित होकर आया था, हमारे पाठ्यक्रम से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन वो अक्सर उसकी चर्चा करते थे। इसी प्रकार प्रोफेसर पंत अमृतलाल नागर जी के नाचो बहुत गोपाल की चर्चा करते थे। मैं लखनऊ में रहा था, पर ना तो मेरी श्रीलाल जी से मुलाकात थी ना नागर जी से थी, लेकिन दोनों लोगों की चर्चा हमारे यहाँ क्लास में होती थी। उसी बीच में हमको एक ये सिगुफा सूझा कि क्यों ना नाव लेकर के यहाँ से दिल्ली से ढाका जाया जाए, तो उसकी तैयारी करने लगे। तब तक एग्जामिनेशन भी नजदीक आ गया और एग्जामिनेशन देने के तुरंत बाद मैं इस अभियान के लिए लगा। इस अभियान में ढाका तक जाने का जुगाड़ नहीं बना तो सोचा चलो कलकत्ता ही चलते हैं। किसी तरीके से आप तो किताब वो पढ़ चुके हैं, मैं दिल्ली से कलकत्ता के लिए निकल। इसमें जो संदर्भ है वो हमारी कलकत्ता की यात्रा का नहीं। मैं अपने टीचर्स का इन सब गतिविधियों में क्या इंटरेस्ट है वो बताना चाहता हूँ। जब मैं बनारस में दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा, मेरा रिजल्ट तब तक एमए फाइनल का नहीं निकला था। प्रोफेसर के सिन्हा साहब और डॉक्टर पंत, इन लोगों ने मुझे दशाश्वमेध घाट पर आशीर्वाद दिया, वहां हमारा स्वागत किया, आशीर्वाद दिया और चुपके से कान में यह भी बता दिया कि तुम फाइनल में पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन मिल गई। इस कदर उन लोगों का लगाव होता था। और उसके बाद जब मैं हॉस्टल में, बिरला हॉस्टल में रहने लगा रिसर्च के समय, उस समय में वहां से मिहिर सेन साहब एक कलकत्ता में थे जो 7 समुंदर जिन्होंने तैर के पार किए थे। उन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को रेफर किया कि ये हरिद्वार से कलकत्ता तक नाव चलाना चाहता है, इसके साथ 5 लड़के और होंगे, तो आप इनको मदद कर दीजिए।
वो आए हमारे साथ, बिरला हॉस्टल में रहे, और जो मैं सुझाव दे सकता था जो कुछ तो दिए ही मैंने। लेकिन फिर बनारस कहाँ से आगे जुड़ता है कि जब वो हरिद्वार से 5 लड़के टोक्यो यूनिवर्सिटी के बनारस पहुंचते हैं, तो हमारे सारे गुरुजनों ने यही आपके डिपार्टमेंट के सभागार में उन सबका स्वागत, जिसमें प्रोफेसर टी वर्मा साहब थे, प्रोफेसर एल के त्रिपाठी थे, जे.एन. तिवारी साहब थे, बल्कि उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं भी अभी तक। और इतना ही नहीं हुआ, डॉक्टर टी.पी. वर्मा और प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी हम लोगों के साथ, बल्कि उनके पुत्र रंजीत जी भी, जो अब आपके यहाँ अध्यापन कर रहे हैं, ये लोग हमारे साथ बनारस से गाजीपुर तक गए। एक आध लोग उसमें से कोई शायदपुर से लौट आए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका इतना इंटरेस्ट था कि वहां तक गए और हमको पूरा उन्होंने प्रेरित किया, और मैं पटना तक उनका साथ देकर के वापस लौट आया। अब ये तो रहा हमारे पढ़ने के समय का, लेकिन वहां से आने के बाद भी हमें कभी भी बनारस अपने से अलग नहीं लगा। इतने दिन 5 साल वहां रहने के बाद बहुत सी उसकी बोली, वहां के कल्चर, वहां के रीत रिवाज हमारे अंदर एक तरह से बस गए। और मैं कह सकता हूं कि बनारस ने हमको तार दिया सचमुच, क्योंकि बनारस से जाने के, बनारस में पढ़ने और वहां से निकलने के बाद जो दिशा हमारी निर्धारित हुई, वह जीवन भर चलती रही। जो हमारे शौक थे, वो उसी प्रोफेशन की वजह से, आर्कियोलॉजी में जाने की ही वजह से, हमें तो उसके पैसे मिलने लगे घूमने के, और मैं 40 साल तक घूमता रहा। तो बनारस से तो पूरा लगाव है। और मुझे जानने वाले बहुत कम लोग जानते हैं, पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से, कि मेरा जन्म सीतापुर में बिस्वा में हुआ। हाई स्कूल हमने वहां से किया। इंटरमीडिएट में मैं खेलता ही रहता था, मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वहां मैं टीम में कहीं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, कहीं तैर रहा हूँ, कहीं भाला फेंक रहे हैं, कहीं गोला फेंक रहे हैं। ये बताने का मतलब ये है कि हमारा जो लोगों का कैरियर होता है, 4 फर्स्ट क्लास टॉपर, ये नहीं थे हम। बीए में भी हम ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में कम लेते थे और जिम्नेजियम में ज्यादा लेते थे। एमए का हमने बताया ही कि प्रीवियस में हम किस तरह एग्जाम देने जाते थे, सवेरे कसरत किए तब एग्जाम देने जाते थे। लेकिन उस फर्स्ट ईयर के रिजल्ट ने हमें एक दिशा प्रदान की, और उसके बाद लोग हमें न बस्ती का मूल निवासी जानते हैं, न सीतापुर का में जन्म जानते हैं, न लखनऊ में इतना लंबा समय हमारा जानते हैं। ज्यादातर हमारे फील्ड के लोग हमें बनारसी बताते हैं। और अभी एक हिंदी की लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद जी पर, जयशंकर प्रसाद नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे के से जुड़ा हुआ मल्लिका नाम का एक उपन्यास लिखा। उन्होंने हमारी एक पुस्तक की समीक्षा की और उसमें लिखा कि ये बनारसी बोली के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं और जो इनका बनारसीपन है, वह बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और इससे आपको ये अंदाज लग सकता है कि बनारस से हमारे क्या संबंध है और हमने क्या पाया वहां से। सचमुच बनारस ने और काशी बीएचयू ने आपको साधक बनाया। अभी आप बातों बातों में बिरला की चर्चा कर रहे थे। आपने अपना समय बिरला छात्रावास में भी गुजारा है, और आपको शायद पता हो कि बिरला छात्रावास का यह शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और बिना बिरला की बात किए अब बात आगे बढ़ नहीं सकती है। हमने आपकी कुछ कविताएं देखी थी, उनमें 2 कविताओं का यहाँ नाम लेना चाहूंगा, जिसमें आपने पूरे काशी, और एक अन्य कविता में जिसमें कि आपने पूरे के पूरे बीएचयू की चर्चा की है। बिड़ला हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल ऑफिस हो, सबकी चर्चा है। एक कविता है बबुआ बबुनी, और दूसरी है नगरिया बा नगनी। सर, आपकी इन रचनाओं में जिस तरह से आप बीएचयू और काशी को पिरो रहे हैं, सर क्या उद्देश्य है? ये रचना कब की है सर? देखिए, इसमें से एक रचना जो बबुआ बबुनी है, ये 2016 में लिखी है। हमारे सेक्रेटरी होते थे एम के सिन्हा। इत्तेफाक से वो भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के दिन थे, और
मेरे आखिरी सर्विस में हमारे सचिव के तौर पर वो हमारे साथ थे। हम दोनों लोग बीएचयू आए थे, एक सरकारी कार्यक्रम था, कल्चरल प्रोग्राम था, जिसमें कि हमारे मंत्री जी भी आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। उस समय मुझको अपने गेस्ट हाउस में रहते हुए बनारस यूनिवर्सिटी के अपने दिन याद आए, जो पुराने दिन थे। तो अनायास ही ये कविता लिखी। और दूसरी मैंने लिखी कोरोना काल में, शुरुआत में ही मेरा बहुत मन था बनारस आने का, बनारस में लोगों से मिलने का, अपने प्रियजनों से बात करने का। उस समय ये कविता लिखी। तो ये दोनों कविताएं हमारी जो है वो हाल की है, 2016 से 2020 के बीच की है। जहां तक लखनऊ की बात है, मैंने कोई कविता लखनऊ पे नहीं लिखी। ऐसा नहीं कि लखनऊ मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। बहुत लंबा समय हमारा यहाँ बीता है, और चूंकि मैंने इंटरमीडिएट भी यहीं से किया और बीए भी यहाँ से किया, और फिर 24 साल यहाँ पर एज डायरेक्टर और उसके पहले और सेवा में दी। तो अच्छा शहर है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो बात मुझे टच करती है वो बनारस की, अनायास ही जाने क्यों बनारस ज्यादा टच करता है। सर कुछ पंक्तियां बबुआ बबनी से, कुछ पंक्तियां, और नगरिया व नगनी से कुछ पंक्तियां, एक दो पंक्तियां सर आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे? अब इस समय हमसे उसका पाठ ना कराइए, क्योंकि एक तो हमारे पास है नहीं, जब तक पूरा ना हो तब तक कहने का आनंद नहीं आता है। ठीक है सर। सर मैं घुमक्कड़ शास्त्र राहुल साकेतानंद की जो रचना है, मैं उसे देख रहा था। उसमें एक पंक्ति है, दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ ही की ओर से। घुमक्कड़ ही है वो जिनके तरफ से सहारा वो पाती है। घुमक्कड़ी की बात आपने शुरू कर ही दी है, और इसी घुमक्कड़ी की कड़ी में आपकी साइकिल यात्रा, आपकी नाव यात्रा, इन सभी यात्राओं में एक और यात्रा है, अफगानिस्तान की यात्रा। उनकी इस अफगानिस्तान की जो यात्रा है, इनकी मतलब कुछ कड़ियां हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ी हैं। और ये वो अफगानिस्तान है जो आज हम न्यूज में देखते हैं, वो नहीं, बल्कि इससे बहुत पहले का अफगानिस्तान। आपकी उस अफगानिस्तान यात्रा के सर कुछ अगर आपका कोई अनुभव है तो उसे भी सर आप साझा करिए। जरूर। देखिए, बनारस फिर इसमें जुड़ जाएगा। जी। मैं बिरला हॉस्टल में रहता था, और हमारे वो मित्र जिनकी मैं पहले चर्चा कर चुका, जो लखनऊ में हमारे थे, वो योग के प्रोग्राम दिखाया करते थे, हठयोगी थे। और उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम अफगानिस्तान ईरान जाएंगे। तो हमने उनसे कहा, यार वो अकेले अकेले कैसे चले जाएंगे आप? रहने वाले वो लोग मूलतः पाकिस्तान के थे, फिर वहां से माइग्रेट करके इंडिया आए थे। हमने कहा, यार अगर मोटरसाइकिल से चला जाए तो कितना अच्छा होगा, रास्ते में आपका गांव भी देख लेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के पहले ही कहीं उनका गांव था। वो तैयार हो गए उसके लिए, और हम लोगों ने योजना बना करके दिल्ली में जाकर वीजा के लिए अप्लाई किया। अब सब कुछ तो मिल गया, अफगानिस्तान ईरान सब जगह का वीजा मिल गया। पाकिस्तान ने कहा हम वीजा तो देंगे, लेकिन आपको खैबर दर्रे से होकर जाने की परमिशन नहीं दी। तो हम लोग बहुत निराश हो गए, क्योंकि भाई इतना पैसा तो था नहीं कि हवाई जहाज से जाएं, बड़े होटलों में रुके और घूमें। तो लौट करके आए, और चूंकि हमारी ये पहियों के इर्द गिर्द जो नेपाल यात्रा वाली किताब थी, उसका विमोचन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने किया था। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय हमारी नाव यात्रा वाले से भी परिचित थे, मतलब व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। उन्होंने हम लोगों से पूछा, भाई तुम लोग तो अफगानिस्तान जा रहे थे मोटरसाइकिल से, क्या हुआ उसका? तो हम लोगों ने कहा, साहब पाकिस्तान ने वीजा ही नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि ट्रांजिट वीजा हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा, तब फिर क्या है, हवाई जहाज से चले जाओ। तो हमारे मित्र जरा उनके मुंह लगे थे, उन्होंने कहा कि साहब इतने पैसे होते तब क्या था, तब तो लगातार था सब मामला। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने तुरंत लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फोन मिलाया और हमारे वाइस चांसलर के लिए एक चिट्ठी दी, इन लड़कों को हवाई जहाज का किराया देगा। अब मैं आया और वाइस चांसलर साहब से मिला, जैसे ही भेजा चिट्ठी अंदर, तो
चिट्ठी के जाने के साथ ही उन्होंने मुझको बुलवाया, और जब मैं उनके कमरे से बाहर निकला तो अमृतसर से काबुल तक का आने जाने का किराया हमारे हाथ में था। चले गए अफगानिस्तान। अब हमारे मित्र को तो अपने प्रोग्राम दिखाने थे और मुझे घूमना था। तो उस जमाने में हमने जलालाबाद, जहाँ के खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था, वहाँ कुंदूज, बामियान, मज़ार शरीफ, शिबरगान, गजनी, ये सारी जगहों पर घूमने का मौका हमें खूब अच्छे से मिला, और उसको मैं साथ के साथ नोट्स बनाता जाता था, रखता जाता था। लेकिन वो प्रकाशित इसलिए नहीं हो पाया कि मैं फिर जब पुरातत्व में आ गया तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारी वैसी की वैसी रखी। उस पर कुछ सुझाव पंडित अमृतलाल नागर जी ने दिए थे, वो भी वैसे ही रखे रहे, उनके हैंडराइटिंग में ही लिखे। जब मैं रिटायर हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से, तो हमने कहा कि अब इसको पूरा कर लिया जाए। और चूंकि वो जो यात्रा थी उसका विवरण हमने अपने किसी मित्र को लिखा था, और उस जमाने में बड़ी बात होती कि आपने किसी अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी और वो प्रकाशित हो जाए। तो हमने इस बीच में वो पूरा करके थोड़ा थोड़ा आपके फेसबुक पे डाला था, जहां से आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद उसको प्रकाशन के लिए भेज दिया है। वो 1977 का जो अफगानिस्तान था, उसकी आप आज की कल्पना नहीं कर सकते। वो तोरा बोरा की पहाड़ियां जहां पर केंद्र बनाया था उसामा बिन लादेन ने, वहां हम बड़े आराम से टहलते थे। वो जो खैबर दर्रे का बॉर्डर था तोरखाम का, वहां पर मैंने बहुत मस्ती की है। हमने अफगानों के साथ मिल करके ऐसी यात्राएं की। एक बार तो मैं चारिकार से शिबरगान तक, एक अनजाने पठान पाकिस्तानी ड्राइवर था, ट्रक से आ रहा था, उसके साथ बैठ करके मैं वहां तक चला गया। बल्ख से आगे पड़ता है, आप लोग बल्ख से परिचित होंगे, आमू दरिया के दक्षिण में पड़ता है बल्ख, और बल्ख से आगे है शिबरगान, जहां हम उसके साथ गए, और उसको हम जानते नहीं थे। उसमें आज की दृष्टि से देखिए तो बहुत खतरे हो सकते थे, लेकिन कोई खतरा लगता ही नहीं था। उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, मिलना जुलना, वो सब बिल्कुल अपने जैसा लगता था। जैसे अपने यहाँ के पठान लोग बात करते थे उस समय, वैसे ही वो बात करते थे। और था भी कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि एक जमाने में तो बृहत्तर भारत का हिस्सा ही था। किसी जमाने में वो बौद्ध थे, हिंदू थे, फिर वो मुस्लिम हो गए, लेकिन उनका हम लोगों के प्रति बड़ा दोस्ताना व्यवहार होता था। वो मैंने लिखा है, और जब वो प्रकाशित होगा तो आप पढ़िएगा। हमें उम्मीद है कि इसी साल किसी समय आ जाएगा। आपने सर इतनी घुमक्कड़ी की, काफी ज्यादा, वो भी छात्र जीवन में, क्या इस घुमक्कड़ी का आपके मार्क्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? और अगर सर पड़ा भी, तो सामान्यतः हर एक छात्र, मैं भी एक छात्र जीवन व्यतीत किया हूं और बड़ा ही बीच वाला छात्र रहा हूं। हमेशा ये सपना रखते हैं कि गोल्ड मेडल मिले तो टॉपर हो जाऊं, लोग मुझे जाने, और मेरा विश्वविद्यालय में स्थान हो, विश्वविद्यालय में ना हो तो कम से कम फैकल्टी में टॉप हो जाऊं, फैकल्टी में टॉप ना हो तो कम से कम विभाग में टॉप हो जाऊं। अगर ये सब कुछ नहीं है और कोई टॉप नहीं हो रहा है, अगर कोई गोल्ड मेडल नहीं पा रहा है, तो फिर उनका क्या स्थान है? हम अभी आपने कैसे, जो ये पिछला, जो हम लोग बोलते हैं सर, इस तरह के बच्चों को बोलते हैं ना एवरेज बच्चे, सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट्स, इनका क्या सर योगदान है, इनका क्या रोल है? देखिए, जो पहला सवाल आपने किया था घुमक्कड़ शास्त्र से, जिसमें राहुल जी लिखते हैं कि घुमक्कड़ों ने दिशा दी। जी। अब दिशा देने वाले घुमक्कड़ों में जिनका जिनका उन्होंने नाम लिया है, वो महात्मा बुद्ध, महावीर और भगवान राम और इन लोगों के नाम लिए हैं, तो वो घुमक्कड़ थे रास्ता दिखाने वाले। हम लोग उनमें थे जिनको घुमक्कड़ी ने रास्ता दिखाया। दोनों में फर्क है। और जो ये आप एवरेज छात्र की बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि उस पैमाने से, जिस पैमाने पर आप उसको नाप रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल पाएगा या टॉप करेगा, उसकी बड़ी ख्याति होगी, इस पैमाने से किसी के व्यक्तित्व की माप हो सकती है, मैं कभी नहीं मानता। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, और विश्वविद्यालय में जो परीक्षा का तंत्र है उसमें
आपको जो पढ़ाया जाता है बस उतने की ही परीक्षा होती है। आप कितने डेयर डेविल हैं, आप कितने अच्छे माउंटेनियर हो सकते हैं, आप कितने अच्छे ट्रेवलर हो सकते हैं, कितने अच्छे ट्रेकर हो सकते हैं, इसकी तो कोई परीक्षा होती नहीं। हम आपके बहुत नजदीक के दो लोगों के उदाहरण दिए देते हैं। एक तो उस दिन ओटा जी बोल के गए कि वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग सीखते थे और योग करते थे, और अगर शायद वो उनकी ये रुचि नहीं होती तो वो लद्दाख में इतने कम ऑक्सीजन में या इतने टफ एरिया में कैसे काम करते। और आपके विभाग में जो परीक्षा हुई थी उसमें उसके तो कोई नंबर जुड़े नहीं, वो तो जो लिख के आए उसी के नंबर उनके जुड़े थे। दूसरे आपके क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, आपके यहाँ के ही, आप ही के जो स्टूडेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी के, वो बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं। और अगर वो माउंटेनियर नहीं होते तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि जिन दुर्गम स्थलों पर ये लोग आसानी से चले जाते हैं और फिर भी अपना उतनी थकान नहीं होती और उतना अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जो टॉपर है वह जीवन में बहुत कुछ करेगा या बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, उसने टॉप किया है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं गांधी डिवीजन दुनिया में बहुत मशहूर है। कितने गांधी डिवीजन वाले गांधी जी बन पाए और कितने टॉपर गांधी जी बन पाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बीए में फेल हो गए और आईएएस में सफल हो गए। तो आपकी जो परीक्षा प्रणाली है, आप जो एग्जामिनेशन देते हैं, वो आपकी किसी एक खास पक्ष की परीक्षा है, आपकी पूरी परीक्षा नहीं है व्यक्तित्व की। तो जो लड़के टॉप नहीं करते हैं उनके लिए बहुत गुंजाइश रहती है। कई बार जो टॉपर्स हैं वो अपने को टॉपर समझ करके फिसल जाते हैं, फिर वो आगे जीवन में नहीं कर पाते। मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात नहीं। और जो उनसे एक दर्जा नीचे होता है उसको लगता है यार अभी तो हमें कुछ पाना है, वो आगे बढ़ता जाता, काम करता जाता है। तो इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और हर एक क्लास में जो 100 लड़के अगर पढ़ते हैं तो 3 ही लोगों को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगी, बाकी 97 कोई बेकार नहीं होते। वो 97 लड़के भी इसी समाज में जाते हैं अपनी इसी नॉलेज के साथ और अपनी कुछ खास विशेषताओं के साथ। हम लोग 8 लोग थे अपने क्लास में, उसमें से प्रोफेसर शिव बहादुर सिंह नालंदा में प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर चंद्र प्रकाश सिंह, सीपी सिंह उनका नाम है, ये यहाँ पढ़ाते थे प्रतापगढ़ में कुंडा के महाविद्यालय में। डॉक्टर परशुराम पांडे पटना में थे। अब 2 लोग ऐसे बचे जो कि इन फील्ड्स में नहीं गए। एक आपके वहीं 80 पे रहते हैं राज बहादुर सिंह, तो अपने जीवन में असफल नहीं हुए। इसी शिक्षा के साथ उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। यही 80 पर जैसे आप ढलान की तरफ बढ़ते हैं, बाई तरफ उनकी कई मंजिला ऊंची इमारत है। एक रमाशंकर सिंह थे हम लोगों के साथ, वो ब्लॉक प्रमुख हुए मिर्जापुर। तो इसी क्वालिफिकेशन के साथ इन लोगों ने अपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो ऊंचाइयां हासिल की। और अगर वो ऊंचाई ना भी हासिल करते तब भी वो जीवन में अपने कुछ करते हैं। तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड डिविजनर हैं, ये एवरेज हैं, ये फला है। अरे उस क्लास के उस एग्जामिनेशन में वो एवरेज थे, लेकिन उनकी पूरी पर्सनालिटी को मिला करके जैसे व्यक्तित्व का उनका विकास होता है वह ज्यादा मायने रखता है। और मैं समझता हूं कि इस पैमाने से सबको नहीं नापा जाना चाहिए। बहुत कम लड़के रहते हैं जो असफल होते हैं, वो किसी न किसी फील्ड में अपना नाम कमाते हैं जीवन में। नाम ना भी कमाए तो आप पढ़ते किस लिए? अगर आपको बहुत इच्छा है नाम कमाने की तो एक प्रकार की लिप्सा है। अगर आपको बहुत पैसा कमाने की, बहुत बड़ा पद पाने की है, एक सीमा के आगे फिर वो लिप्सा में परिवर्तित हो जाती है। सबसे बड़ी चीज तो है कि आप जीवन में कितने संतुष्ट और प्रसन्न रह पाए, जैसे भी मिले, और उस प्रसन्नता और उस संतोष के लिए किसी दूसरे की प्रसन्नता और स्वतंत्रता में आप बाधक न। तो इस प्रकार आप जो बात कह रहे हैं, हम नहीं इस बात पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि आपकी सफलता क्या रही, आपका पद कितना बड़ा रहा। मिलता है तो प्रसन्नता भी होती है, कह देते हैं बड़ी अच्छी बात है आपने हासिल किया।
लेकिन आप कोई चीज स्वयं हासिल करते ही नहीं। यह एक भ्रम है कि आपने उसको हासिल किया। एक प्रकृति आपको एक स्वभाव, एक शरीर दे करके जन्म देती है, किसी घर में जन्म देती है, वहां के संस्कार आपको मिलते हैं, अपने समाज से मिलते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं, और फिर जब आपको कोई सफलता मिलती है तो अकेले आपकी नहीं होती है। जो आदमी ये कहता है कि हमें सफलता मिली, वो एक प्रकार से बहुत सी बातों का अनदेखा कर रहा है। जैसे आपने अभी कहा था कि हमने लोहे की प्राचीनता सिद्ध की या धान की प्राचीनता सिद्ध, हमने नहीं सिद्ध की। एक बहुत बड़ा समूह था जो इसमें शामिल था। चूंकि मैं उसका इत्तेफाक से लीडर था तो क्रेडिट मुझे मिल जाता, लेकिन ये क्रेडिट हमारा अपना है नहीं कभी भी। आप धान की बात करते हैं, धान को पहचाना तो प्रोफेसर डॉक्टर कृपाशंकर सरस्वत साहब ने। वहां की जो फाइटोलिथ की स्टडी की वो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की। वहां के जियोलॉजी का जो अध्ययन किया वो हमारे प्रोफेसर आईबी सिंह साहब की टीम की थी। और आज आपसे बात करते करते हम आपसे ये साझा करना चाहेंगे, उनके प्रति श्रद्धा और अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कि आज ही के दिन वो गोलोक के निवासी हुए। लेकिन हम उनका क्या याद कर रहे हैं? वो ये कि वो हमसे बहुत बड़े थे, उम्र 12-13 साल बड़े रहे होंगे, लेकिन हमारी टीम में वो एक वर्कर की तरह काम करते थे। तो ये जो उपलब्धियां हमारी आपकी होती हैं, ये कभी हमारी आपकी नहीं होती। जब भी कोई आदमी सफल होता है, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो बड़ा भाग्यशाली इस मामले में है कि उसको एक बहुत बड़ी टीम मिली, जिनके योगदान से उनको इस सफलता का श्रेय मिला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लास में जो लड़का पढ़ रहा है, लड़का है लड़की है जो भी है, उसकी पर्सनालिटी को कभी कमतर मत आंका जाए। हर एक लड़का अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी लेकर आता है। हर एक छात्र, हर एक लड़की की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। वो हो सकता है कि एक तरह के कंपटीशन में वो आपको थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन समग्र पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है और उसको हमें पूर्ण आदर देना चाहिए। और ये जो संतोष करने के लिए टॉपर हो रही है, ठीक है, आप एग्जामिनेशन लीजिए, कहीं दाखिला लेना है वहां मिल जाएगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व को इससे मत आने। इस ऑनलाइन प्रोग्राम को जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनमें कई तो विद्यार्थी हैं और जी मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आपकी ये बातें जो आपने साझा की हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगी। अभी आपने अपनी टीम और टीम मेंबर में जितने अन्य सदस्य थे जिनके महत्वपूर्ण भूमिका की आपने चर्चा की, क्योंकि ये तो फील्ड वाला काम था, अभी आपसे पता चला कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, तब ये परिणाम आए। आपकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में जैसे सफर एक डोंगी में डगमग है, पवन ऐसा डोले, पहलू में आए और छोर, इन जब किताबों को देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि कई ऐसे सदस्य आपके साथ हैं, कई ऐसे किरदार जिनकी आप चर्चा बार बार करते हैं, कई बार बड़े रोचक तरीके से करते हैं, कई बार आपने सीधा सीधा उनका नाम दिया है, कई बार आप उनको जो जिस प्रेम रूपी नाम से आप पुकार रहे हैं उस रूप में आप उनको बुला रहे हैं। आपकी ये जितनी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों में आपके इन किरदारों का, आपके इन साथियों का कितना योगदान है? बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। मैं जब नाव लेके चलना चाहता था तो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही एक थे जो 80 पर ही रहते थे, उनके घर वालों ने उनको नहीं जाने दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग थे जो तैयार हुए फिर नहीं गए। लेकिन हमारे जो आयरन मैन थे जिनके साथ मैं अफगानिस्तान गया था, उनको ये बात खटक गई कि यार इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया और अब अगर नहीं किया जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो क्या तुम अकेले चला सकते हो? हमने कहा भैया पता नहीं, चलाएंगे, पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। अब जब मैं दिल्ली पहुंचा और वहां से पता चला जमुना में पानी ही नहीं है, तो कैनाल से आगरा गया, फिर आगरा से धौलपुर गया चंबल में चलने के लिए। तो अब आयरन मैन को तो न तैरना आता था न नाव चलानी आती थी, उनको वापस कर दिया। अब वहां से अकेले मैं इटावा पहुंच गया। अब इटावा पहुंचने के बाद वहां एक हमारे मित्र थे चंद्र कुमार यादव,
जिनको हम लोग चंदू कहते थे। अब उनसे लोग बड़ा घबराते थे, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे, किसी से भी झगड़ा कर सकते थे। लेकिन उस एरिया के लिए, उस टेरेन के लिए उनसे उपयुक्त कोई साथी नहीं था। हमने उनसे कहा यार तुम चलो, उसको गांव गए, उसके इटावा में रहते थे वो, हमने कहा तुम चलो हमारे साथ, वो तैयार हो गए। और आप सोचिए कि इटावा से लेकर के और वो इलाहाबाद से थोड़ा और आगे तक हमारे साथ गए, इलाहाबाद तक गए हमारे साथ। अब आप देखिए आदमी की योग्यता की बात और उसके योगदान की बात, अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो मैं नाव दिन भर चलाता, मुझको पानी कौन पिलाता, कोई चीज खाने की मंगानी हो लाके देता कौन। और उसके बाद इलाहाबाद से एक साहब आए, वो बनारस तक आए, और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र थे अभय अग्रवाल, जिनका हमारे विषय से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो बोले कि जब क्यों नहीं जात पा तो हम चलब तुम्हारे साथ। अब आप सोचिए कि एक आदमी जिसका नाव चलाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वो और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र, वो हमारे साथ आया और कलकत्ता तक गए हमारे साथ। तो एक ही उदाहरण है कि किस तरीके से उन लोगों ने योगदान किया। और यही अभय अग्रवाल आपको पवन ऐसा डोले में अभय के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि उनका कुछ लेना देना आपके विषय से नहीं था। हमारे जो उस समय के साथ पढ़े हुए लोगों थे उसमें एक सुभाष राय थे। सुभाष राय उनके ओटा जी के बैच के थे, वो बिरला हॉस्टल में ही रहते थे। वो हमारे फील्ड वर्क में जहां पलामू गए तो पलामू में भी गए, और जब बाद में सर्विस में आने के बाद मैंने सोनभद्र में काम किया या मिर्जापुर में किया, तब तो सोनभद्र जिला ही नहीं था, तब भी वो हमारे साथ है। तो आपके जो जहां आप पढ़े होते हैं, जहां आपके दोस्त होते हैं, उन सबका योगदान उसमें होता जाता है। और अभी हमने आपको बताया लोहरा देवा, जिसकी आप बहुत चर्चा करते हैं, उसमें एक आध आदमी थोड़े ही शामिल थे। आपका उस जगह का की खोज की थी गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोग, प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी और त्रिपाठी, कृष्णानंद त्रिपाठी, इन लोगों ने उसको खोजा था। उसका एक्सकवेशन कई लोग करना चाहते थे, प्रोफेसर GR शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर BP सिंह। फिर मणि जी को तो वहीं खड़े होकर के हमने कहा कि इसका आप एक्सकवेशन कर लीजिए, मैं तो बिजी हूँ सोनभद्र में, राजा नल का टीले का तब मैं एक्सकवेशन कर रहा था। नहीं किया, अपनी अपनी रुचि की बात होती है, लाइसेंस लेकर के नहीं किया। उसके बाद दयानाथ त्रिपाठी जी ने लाइसेंस लिया, 3 साल तक लिया, नहीं किया। इस बीच में हमारे और सब काम खत्म हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ किस्मत का भी खेल होता है, किस्मत भी आपका साथ देती है। और हमारे गुरुओं में से डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह जी साइट पर गए, उन्होंने उसको देखा, ये बात कही। आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RN सिंह, अब तो रिटायर होने जा रहे हैं, अशोक कुमार सिंह, ये सारे लोग हमारी साइट पर आए हुए हैं और ज्यादातर साइट्स पे हमारे जाते हैं। आपके एक बैच की ट्रेनिंग हमारे यहाँ हुई मल्हार में, जिस ट्रेनिंग में सुभाष यादव और बाकी लोग थे। तो आपके विश्वविद्यालय से भी जुड़ाव रहा, और जो आप टीम की बात कह रहे हैं, समय समय पर सारे लोग जुड़ते हैं। हमारे मित्र राकेश कुमार श्रीवास्तव एक्सकेवेशन में बहुत अच्छे थे, वो स्ट्रेटिग्राफी की पकड़ उनकी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से किसी की कोई चीज, किसी की कोई चीज, किसी की कोई चीज, सब जब मिल जाती है और जिज्ञासा आपकी होती है कुछ पाने की, तो समय ही चीजों को दे देता है। और कभी कभी आप बहुत सफल हो जाते हैं, कभी नहीं भी मिलता। लोग 40-40 साल फील्ड में रहते हैं, उपलब्धि नहीं हो पाती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है किसी से कम जानकार थे या हम उनसे बहुत काबिल थे, हमने तो निकाल दिया, वो नहीं निकाल पाए। अरे जमीन के नीचे क्या मिलने जा रहा है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हाँ, कैलकुलेशन आप करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे, और वो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में, जहन में बैठती हैं यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में ही। जब हम लोगों को प्री हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी और ये बताया जाता था प्रोटो हिस्ट्री में और बाद की हिस्ट्री में कि गंगा घाटी में तो इतने घने जंगल थे और इतना दलदली था कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले लार्ज स्केल पर लोग नहीं रहते थे, तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत प्रति प्रश्न उठता था कि भैया वो पंत जी पढ़ा रहे हैं कि साहब यूरोप में और रशिया के नॉर्थ में और अफ्रीका में पीट डिपॉजिट में सब जगह दलदली क्षेत्र में आदमी रह रहा है,
गंगा घाटी में कौन सी ऐसी कमी थी कि आदमी वहां रहने नहीं जाएगा, हिमालय में रहेगा, विंध्य में रहेगा, वहां नहीं रहेगा? तो ये प्रश्न आपके दिमाग में पढ़ते समय ही उठते हैं, और जितना अच्छा टीचर आपको पढ़ाता है उतने अच्छे आपके दिमाग में आते हैं, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब आप जिंदगी भर ढूंढते हैं। कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते, पर है ये पूरा का पूरा टीम वर्क, और सब लोग मिल के जब काम करते हैं तभी कुछ बात बनती है। आपकी जितनी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में भी आप समय समय पर वो जो रीजनल हिस्ट्री है उसकी भी चर्चा करते हैं। समय समय पर आपको स्थानीय संस्कृति की चर्चा मिलती है, पर उसमें सबसे बड़ी रोचकता तब आती है जब एक लेखक बनारस से होते हुए गुजर रहा है, तब बनारसी बात कर रहा है, बनारसी लहजे में अपनी बातों की व्याख्या कर रहा है। वही लेखक जब गाजीपुर, जौनपुर या सोनभद्र वाले एरिया में प्रवेश करता है तो वहां की भाषा में बात कर रहा है, उस भाषा की चर्चा कर रहा है। आपने जो चर्चाएं की स्थानीय लोक संस्कृति के साथ लोक भाषाओं का जो आपने मर्म स्थापित किया, इससे कई बार ये समस्या आती है कि एक साथ ये कैसे संभव है कि एक लेखक इतनी सारी भाषाओं को जान रहा हो और उन भाषाओं का समावेश वो एक ही पुस्तक में कर रहा हो। जब कई बार ये एक ऐसी स्थिति भी आती है कि क्या एक लेखक इन विभिन्न भाषाओं को, चूंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमारी भाषा बदल रही है और आपकी लेखनी में उस बदलते भाषा को देखा भी जा सकता है, और आपने समुचित व्यवहार भी किया है उन सभी भाषा जो परिवर्तन आ रहा है, जो संस्कृतियों की चर्चा आप कर रहे हैं, तो इस लोक संस्कृति को जितनी सरल भाषा से आपने समझाने का प्रयास किया, इसमें आपका ये बनारसीपन जो है और जो ये बीएचयू कल्चर है, इसका कितना योगदान है? देखिए, जब आप कई जगहों से गुजरते हैं तो वहां की बोलियों का जो रस है वो जब तक नहीं आएगा, वो वहां की जमीन और वहां के कल्चर का मजा भी आपको नहीं। मैं जिन क्षेत्रों से गुजरता था, जो चीज सुनता था, उसमें से कुछ चीजें शाम को जरूर नोट कर लेता था, तो तुरंत के तुरंत या रात में, क्योंकि हमें तभी से इस बात का आभास था कि अगर हम किसी क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं तो पढ़ने वाले को तभी आनंद आएगा जब उसमें उसकी विविधता और उसका जो आनंद है वह उसको मिल सके। तो उन बोलियों को मैं दर्ज करता था। जैसे दिल्ली में अगर पंजाबी आई तो जो हमारे मित्र थे श्याम सुंदर शर्मा, वो खुद ही सर पंजाबी जानते थे। दूसरे जो ड्राइवर बोल रहा था वो मैंने नोट कर लिया। ब्रज के क्षेत्र में मैं बराबर नोट करता गया क्योंकि स्लो मूव था। आप जो इटावा से लेकर इलाहाबाद तक जो बोली सुन रहे हैं वो चंदू जी की ओरिजिनल बोली है, क्योंकि तो हमारे साथ पढ़े भी थे बीए में और लगातार आज तक हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो उनकी वो बोली वहां से पकड़ ली। जो अवधी क्षेत्र की थी वो मेरे लिए मुश्किल नहीं थी, क्योंकि तो मेरी जन्म के साथ ही मेरे घुट्टी में मिली थी और मैं अवधी बड़े आराम से बोल सकता हूँ। अभी हमने कुछ लिखा था और आपके विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर ने ये लिखा था कि भाई ये तो अवध की शान है, तो दूसरे ने कहा नहीं साहब बनारसी शान। तो ये दोनों चीजों का हमें आनंद इसलिए मिला क्योंकि उनको अपने अपने क्षेत्र की बोलियों का आनंद। तो बनारस तक, गाजीपुर तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोकगीत हमने वहां के नोट किए, वो बिरला हॉस्टल में गाजीपुर के रहने वाले लोग भी थे। एक डॉक्टर विनोद तिवारी होते थे जो संस्कृत विभाग में थे और बिरला हॉस्टल में रहते थे। तो हमने नोट कर रखा था, उनसे पूछा कि भाई इसका उच्चारण हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं, तो उन्होंने उसको ठीक करा दिया जहां कहीं थोड़ा बहुत वर्तनी का फेर था। इसी तरीके से और जगहों का भी हुआ। तो जब आप मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर ना करिए, एक बार उस क्षेत्र के लोगों से दिखा भी दीजिए आप। लेकिन आप वो तभी कर सकते हैं जब आपने पहले नोट किया, और उस जगह की खुशबू, उस जगह का आनंद भी तभी मिलेगा जब वो आप उसका प्रयोग करेंगे। पवन ऐसा डोले में हमने जो यूज किया है, जब हम बरसों बरस वहां रहे, कैंपिंग की है 3-3 महीने, 4-4 महीने, जंगलों में भटके हैं, गांव में भटके, तो बोली हमको पकड़ में आ जाती है। लिख लेने के बाद उसको मैंने भिजवाया सुभाष जी के थ्रू एक रॉबर्ट्सगंज के ही रहने वाले व्यक्ति के पास कि जरा पढ़ लीजिए कि इसमें कहीं हमने कुछ
अपना प्रयोग तो नहीं कर दिया, उन्होंने वापस किया कि नहीं ये ठीक है, कुछ छोटे मोटे सुझाव थे वो उन्होंने बताए। तो जो ये बोलियों का प्रयोग हमने किया है वो इस तरह से किया है। आपके प्रश्न का ये उत्तर है। एक चीज और सर आपकी इसके एक सेकंड मैं इसको पूरा जी कर। जी जी जी। इसके अलावा 2 किताबों ने हमारे ऊपर बहुत असर डाला। एक परती परिकथा है रेणु जी की, अगर आप उसको पढ़िए तो उसमें जबरदस्त वहां की जो लोकल कल्चर और उसकी भाषा है, बोली है, उसका प्रयोग किया। तो कहीं से अपरोक्ष रूप में उसका असर जरूर हमारे ऊपर पड़ा होगा कि भाई हम जब उस क्षेत्र का लिख रहे हैं तो वहां की बोली होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट ये था, पवन ऐसा बोले हमने लिखा ही सोनभद्र के और मिर्जापुर के लोगों के लिए, मतलब उत्तरी बिंद के लोगों के लिए। हमारे कई साथियों ने कहा कि हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसका क्षेत्र जो है हिंदी के साहित्य में दूर तक नहीं जाएगा। हमने कहा हमें कोई इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हमने तो डेडिकेट ही वही के लोगों को की है, उनको समझ में आता है तो हमारा काम बन जाता है। तो ये उद्देश्य उसके पीछे था, और आप लोग आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल सर, हम लोग तो आनंद ले ही रहे हैं, और जैसे जैसे अन्य को पता चल रहा है वो भी आनंदित हो रहे हैं। अभी भी ऐसे कई युवक हैं, कई लड़कियां हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो इसके बारे में जान रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं। अभी भी चल रहा है ये कारवां, और मेरे ख्याल से कारवां की तो अभी शुरुआत हुई है। सफर एक डोंगी में डगमग के प्रकाशन को बहुत पुराना नहीं समय गुजरा, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत चलेगा सर। ये डगमगाते हुए बहुत आगे तक डगमगाएगा, बहुत आगे तक। आपके खैर इन्हीं सभी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि मुझे ये पता भी चला, मैं इस बात से अवगत हूं कि आपको ये सौभाग्य है, और बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि आपको स्वर्गीय अमृतलाल नागर जी जैसे विद्वान, मतलब विरले हिंदी साहित्यकार माने जाएंगे, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ है। आपकी रचनाओं में कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि आप तो लिखते तो हैं ही, पर उसके साथ आप घुमक्कड़ी का फटका भी लगा देते हैं। घुमक्कड़ी के फटके के साथ साथ आप ज्ञान, विज्ञान, इतिहास की भी बात करते हैं, उसकी भी झलक उसमें आ जाती है। वहां के पुरातत्व की भी आ जाती है, अभी हम लोगों ने बात किया। लोक संस्कृति की भी बात आती है। आप वहां के बिरहों के भी बारे में बात करते हैं। आपकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कि पूरी की पूरी कविता में आपने भूगोल को लिख डाला है। तो ये जो सब आपका जो अंदाज है, ये सभी चीजों को लपेटने का, इस अलहड़पन में कहां तक हम माने कि आप पर किसका प्रभाव पड़ा है, आपके साहित्य में रुचि या आपकी लेखनी में किसका प्रभाव माना जा सकता है? देखिए, हमारे पिताजी हिंदी, पिता और माताजी दोनों लोग हिंदी विषय से स्नातकोत्तर थे। उनकी अलमारी में ढेरों किताबें थी, जैसा हमने अपने सफर एक डोंगी के उसमें लिखा भी है। और घुमक्कड़ी की प्रेरणा भी वो दिया करते थे। घुमक्कड़ शास्त्र की चर्चा उन्हीं से मैंने सुनी, और मैं जा करके जो आखिरी किताब बची थी उसकी प्रति किताब महल में इलाहाबाद में 0 रोड पर, वहां से मैं खरीद लाया था और पूरी पढ़ गया था। और लिखने का भी शौक हमें शुरू से था। मैं डायरी लिखता था, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में था या मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो पहले साल में पहियों के इर्द गिर्द आ ही गई, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो मैं लिखता था और जो छपता नहीं था, लेकिन लिखने का शौक था। जब मैं नाव यात्रा कर चुका उसके 2 साल बाद नागर जी से मिला, और नागर जी से मिलने का सुयोग कैसे बना, उनकी किताबें तो पढ़ता ही था मैं। लेकिन ये जो हमारे आयरन मैन थे, ये बहुत बड़े आदमी थे, इनको राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल सब लोग जानते थे। और चूंकि हमारे दोस्त थे तो मैं उनकी हंसी मजाक में उड़ा देता था। मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम नागर जी को जानते हो? उन्होंने कहा नागर जी कौन है? जबकि वो मुझे उनकी वो किताब नाचो बहुत गोपाल भेंट कर चुके थे, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था तो दे गए थे, पर उनको ही नहीं मालूम था नागर जी हैं कौन। हमने कहा तब क्या बड़े आदमी बनते हो, लखनऊ में रहते हो, नागर जी को नहीं जानते हो? अब वो बेचारे बहुत खिसियाए, क्योंकि बहुत से दोस्त लोग बैठे हुए थे, उनके बीच बात हो रही थी। और मैं फिर चला गया मिर्जापुर में सर्वे करने। लौट के जब मैं आया तो उन्होंने कहा नागर जी तो मेरे कमरे में आए थे। तो हमने कहा क्यों मजाक कर रहे हो? बोले नहीं नहीं आए थे, फिर और लोगों ने भी बताया। तो हमने कहा कि आप हमें उनसे मिलवाइए। अब बीच के ज्यादा
लंबी उसमें ना जा करके कहूँगा कि जिस दिन उनसे मिलने गए, उस दिन 6-7 लड़के गए मिलने के लिए। तो एक तरफ से बैठ गए बाप, और नागर जी अपने तखत पर पान खाते हुए बतियाने लगे सबसे, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा पूछ लिया। फिर उन्होंने कहा, विद्या अनाप शनाप होती है बेटा। सब लोगों ने कहा, हाँ बाबूजी। तो अपना पान चबलाते हुए धीरे से बोले, क्या समझे? तब हम अलर्ट हो गए कि ये तो साहित्यकार है, पता नहीं क्या इसमें गूढ़ रहस्य हो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी तरफ से शुरू नहीं हुआ, शुरू हुआ दूसरे तरफ से। तो जब तक हमारा नंबर आया मुझको समझ में आ गया। हमने कहा, बाबूजी, एक विद्या नाप वाली होती है, एक बिना नाप वाली, जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे। तो एक अनाप होती है, एक सनाप होती है। बस इतने का असर पड़ना था। उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? दोबारा पूछा उन्होंने। क्या करते हो? बताया हमने। उन्होंने कहा, राहुल का नाम सुना है? अरे हमने कहा, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र वाले? बोले, हाँ। अच्छा उठो वहां से, हमारे बगल में बैठो, आके अपने पास बिठाया। बातचीत की, मतलब वो बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद वो एक दिन हमारे हॉस्टल में आ गए, जहां हम लोग रहते थे। उन्होंने कहा, अब हम बहुत सुना चुके, अब तुम लोगों ने जो कुछ लिखा हो वो सुनाओ। तो हमारे वो पहलवान मित्र कहाँ से हमको कुछ सुनाते, उनका लिखना था ही नहीं। पर ये जो नाव यात्रा वाली किताब थी, ये मैं पूरी लिख चुका था, और ये किताब हमने उनको दी पढ़ने के लिए। वो उससे बहुत प्रभावित हुए। अफगानिस्तान वाला जो विवरण लिख चुके थे वो उनको दिया, उसको उन्होंने पढ़ा। और फिर उन्होंने कहा, मैं इसलिए इस विस्तार में जा रहा हूँ क्योंकि पुरातत्व से कैसे जुड़ता है। फिर मैं एक ट्रिप से वापस आया तो उन्होंने कहा, क्या मान लाए? तो हमने कहा, बाबूजी, एक रॉक शेल्टर देखी है जो 100 मीटर के करीब लंबी है, और उसमें एक चित्र बना हुआ है लोरिक का। और लोरिक का नाम सुनते उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि वो चंदायन और लोरिकायन और ये सब के विद्वान थे। तो उन्होंने कहा, इसको लिख के ले आओ। हम लिख के ले गए अपना विवरण, जैसे लिखते थे वैसे ही लिखा हमने। और उन्होंने वो उठा के धर्मवीर भारती को भेज दिया। वो धर्मयुग के संपादक होते थे। वो उसमें छप गया, और धर्मवीर भारती का ये पत्र आया कि हमको इस लड़के से और लिखवाना है। तो नागर जी से आखिर जुड़े, जो आपका मूल प्रश्न है। नागर जी को पुरातत्व में बहुत रुचि थी, और वो कहते थे कि हम अपने बेटे को पुराविद बनाना चाहते थे। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गया, कुमुद भाई साहब, अब वो भी नहीं है इस जीवन में, लेकिन बनाना चाहते तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गए और नाटककार बने। तो कहने लगे, अब अगले जन्म में मैं पुराविद बनूंगा, पुरातत्ववेत्ता बनूंगा, अब इस जन्म में तो साहित्य का बेड़ा। तो इसलिए उनका हमारे प्रति, हमारा उनके प्रति बहुत प्रेम हो। तो उसके बाद जो हम लिखते रहे उसको वो पढ़ते जरूर थे, कुछ ना कुछ सुझाव भी देते रहते थे। और दूसरे जो बड़े आदमी थे जिनसे मैं बहुत संपर्क में नहीं रहा, लेकिन उनका कुछ प्रभाव पड़ा, वो थे श्रीलाल शुक्ला, जिनकी राज दरबारी किताब थी, और वो हमारे विभाग के डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे पहली बार जब हम गए थे। तो इस तरह साहित्य से जुड़ते गए। और जिस पर आप प्रभाव की बात कह रहे हैं, बहुत सा प्रभाव हम लोगों पर ऐसा पड़ जाता है जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये कहाँ से पड़ा। हमें लगता है कि हम ही लिख रहे हैं, लेकिन उसमें वो प्रवेश जो है कहीं ना कहीं से, जितना आपने पढ़ा लिखा होता है उसका हो ही जाता है। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि किसका प्रभाव है, लेकिन उस समय में हम खूब पढ़ते थे। शरद चंद्र जी को पढ़ा, उनके श्रीकांत किताब पढ़ी, इसके अलावा रेणु जी को पढ़ा, वियोगी राय, ये विवेकी राय जी की सोना माटी पढ़ी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की गली आगे मूर्ति है, अलग अलग वैतरणी पढ़ी। तो ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ी जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बुंदेलखंड पर एक किताब है गोविंद मिश्र की, लाल पीली जमीन। तो अब इन सब चीजों का समेकित प्रभाव तो कहीं ना कहीं अवश्य पड़ा। साहित्य एक अपना एक अलग सागर ही है, जो इसमें डूब गया सो इसकी थाह को ढूंढता ही रहा। सर, हम लोगों ने साहित्य, कविता, घुमक्कड़ी, इन सब की अच्छी बात कर ली। अब आपकी घुमक्कड़ी और पुरातत्व के क्षेत्र में किए गए योगदानों पर बात करना ज्यादा आवश्यक है। ज्यादा आवश्यक इसलिए क्योंकि हमारे श्रोतागण में ज्यादातर विद्यार्थी पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, अन्य भी विषयों के इसमें जुड़े हैं। और आपकी पहचान, जो सामान्यतः एक आपकी पहचान एक गूढ़
और बिल्कुल स्थापित पुरातत्वविद के रूप में ही है। आपके द्वारा जो सामान्यतः हम लोग जो मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा अध्याय जो आपने जोड़ा, एक तो भारत में लोहे की प्राचीनता आपने स्थापित की। आपने बताया, आपने नहीं किया, आपकी पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, धान की खेती की प्राचीनता। हम पुरातत्व को पढ़ते हैं, पुरातत्व को समझते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए यह बात तो समझना और समझाना बहुत आसान है। पर एक सामान्य जो भारतीय नागरिक है, उसके लिए ये खोज कितना महत्व रखता है, उसके जीवन में इसका कितना योगदान है, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसे किस प्रकार से इन सभी खोजों को सोचकर, सुनकर गर्व होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। जब हम लोगों ने होश संभाला और आज भी हमारी सोच पर ये हावी है कि ज्यादातर चीजें हमारे यहाँ विदेश से या पछाड़ से या जो कहिए पश्चिम एशिया से या भारत के पश्चिम से भारत में है। जहां तक लोहे की बात है, लोहे को आजादी के पहले तक जो दुनिया में एक धारणा थी, वो कोई 1500 कोई 1800 बीसी तक भी उसकी प्राचीनता को मानता था। और ये लोग मानते थे सामान्य रूप से कि ये प्राचीनता जो है भारत की है और ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके यहाँ की ही है। अंग्रेजों के आने के बाद आपका जो यहाँ पर छोटे छोटे लेवल पर बनते थे लोहे, उसमें से ही एक जगह से लोहा ले जाकर उन्होंने लंदन का वो मशहूर ब्रिज बनाया। अगर ये लोहा उतना अच्छा नहीं होता तो क्यों बनाते। लेकिन 1950 के आसपास, उससे थोड़ा पहले और उसके बाद, एक धारणा यह है कि लोहे की टेक्नोलॉजी जो है ये पश्चिम एशिया से आई और उसकी भी काल जो उन्होंने बताया तक, वो जो आपका पेशावर के पास में चरसद्दा साइट है, वहां से 550 ईसा पूर्व के आसपास बताया। और फिर सबने मानना शुरू कर दिया कि लोहे की तकनीक पश्चिम एशिया से ही आई। कुछ लोग मानते थे कि दक्षिण भारत में समुद्र के रास्ते से आई और उत्तर भारत में आर्यों के प्रवचन के साथ ही आई। और इतना घोंट घोंट के पिला दी गई कि अगर किसी को लोहा मिलता भी था गंगा घाटी में, तो वो उसकी एंटिक्विटी को 800 ईसा पूर्व से पहले ले जाने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि भाई जब आर्य आएंगे तभी तो लोहा लाएंगे, यहाँ के लोगों को तो कुछ आता नहीं होगा ये सब। एक प्रोफेसर जीआर शर्मा ने कौशाम्बी में इसको 1025 बीसी कहा तो किसी ने माना ही नहीं। अब जब हम वहां उत्खनन करा रहे थे तो इसी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, नॉलेज है, इसके साथ ही करा रहे थे राजा नल के टीले पर। और कुछ हमने पॉटरी पढ़ रखी थी जिसको कहते थे चालकोलिथिक पॉटरी है। लेकिन जब उसके साथ लोहा मिलने लगा तो हमारा मन नहीं माना। हमने कहा जरा भाई चेक किया जाए, कहीं कोई पिट की वजह से तो नहीं चला गया, धोखे से तो नहीं मिक्स हो गया। लेकिन जब 2-3-4 जगह उसको खोद के देखा और सब जगह उसकी वही स्थिति थी, तो हमने कहा नहीं, लोहा पुराना है और पूरे चांसेस इस बात के हैं कि आदिवासियों ने ही यहाँ के इसको बनाना शुरू किया होगा। उसके बाद ये हुआ कि साहब रेडियो कार्बन डेट करा लीजिए। डेट कराई तो 1300 बीसी आ गई। तो ये हुआ कि साहब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट की ही डेट को ना माना जाए, पीआरएल से भी डेट कराई जाए। तो अहमदाबाद की लेबोरेटरी से भी डेट कराई गई, वो भी उतनी ही आ गई। अब उसके बाद से जैसे जैसे उत्खनन होता गया, केवल हमारे ही साइट पर नहीं, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी की साइट पर, प्रोफेसर विदुला जायसवाल जी की साइट पर, अन्य साइट्स पर भी लोहे की प्राचीनता ज्यादा होती है। तो जो इसकी प्राचीनता का प्रश्न था वह धीरे धीरे पीछे खिसक गया। और जब इसको पहली बार हमने प्रकाशित किया, उसमें एंटिक्विटी एक जर्नल विदेश से निकलता था, उसमें तो अमेरिका का एक ग्रुप है, उसने कहना शुरू किया कि ये तो हिंदूवादी पुरावेद है, इसलिए इसको अर्ली कह रहे हैं, जबकि मेरा उससे कहीं दूर दराज तक वास्ता नहीं था। और आज की तारीख में हमारे ही साइट पर क्यों, पूरे हिंदुस्तान की साइट्स पर 1300-1400 बीसी की डेट्स तो बहुत कॉमन हो गई। अब लोगों को ये दिक्कत है कि 1500 बीसी के पहले की जो डेट्स हैं उनके लिए क्या माना है। तो हमारा तो साधारण सा निष्कर्ष है कि आर्य अगर कहीं से आए गए भी
तब भी ये तकनीक गंगा घाटी में और उत्तरी विंध्य में पहले से ज्ञात थी और यहाँ के रहने वालों का ये तकनीकी योगदान है। इस पर हमें गौरव करना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति है वो एक समेकित संस्कृति है। कोई कहीं से आया हो, दक्षिण से आया हो, पूरब से आया हो, उत्तर से आया हो, उसकी जो कंपोजिट कल्चर है उसमें यह तकनीकी योगदान हमारे इस क्षेत्र का है। और इसी क्षेत्र का ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि बात यहाँ से शुरुआत हुई कि पहले चैलेंज किया और वहां के प्रमाण आने लगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जाने कि बहुत सी तकनीकी योगदान जो है वो हमारी संस्कृतियों के, हमारे क्षेत्र के लोगों के भी है। हम ये ना कहें कि खाली हमारे ही, हमने जरूर बाहर से कुछ ना कुछ सीखा होगा, लेकिन हमने उनको कुछ सिखाया। तो लोहे की जहां तक प्राचीनता की बात है वो ये बात आती है, और लोगों ने मान लिया था कि आपके गंगा घाटी में जो लोहा है, लोहे के बिना खेती बहुत तेजी से नहीं बढ़ी। लेकिन जो खेती पर जो अध्ययन हमारे पूरा वनस्पति शास्त्र के लोगों ने किया है, डॉक्टर सारस्वत ने किया है, उसके अध्ययन से तो ये पता चलता है कि लोहे के उपकरण आने के बाद उपज भले ही बढ़ गई हो, लेकिन जिन अनाजों की खेती हो रही है आज, उनमें से कुछ को छोड़कर सबकी खेती लोहे के प्रत्यर्पण के पहले ही हो गई, उसका अपीयरेंस होने के पहले ही हो गई। मतलब 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये सारे अनाज बोए जा रहे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि लोहे के उपकरणों के बिना नहीं हो सकते हैं, जिसमें सरसों की खेती भी शामिल है। तो एक बात तो ये, जहां तक धान की बात है, हमारे एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा जी हो गए, आप सबने नाम सुना होगा। उन्होंने कोल्डिहुआ में पहली बार क्लेम किया था कि 6 मिलेनियम BC में, 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में वहां धान की खेती हो रही थी। लेकिन लोगों ने बहुत से कारणों से उसको माना नहीं। हमारे लिए जो गंगा घाटी में जिस लौरा देवा का आप प्रकारांतर से इशारा जिसकी तरफ कर रहे हैं, इस साइट का उत्खनन भी हमने धान की खेती की प्राचीनता पता करने के लिए नहीं किया था। हमारे मन में प्रश्न ये था कि अगर पश्चिमी भारत में हड़प्पा संस्कृति हो सकती है, तो गंगा घाटी में एक वैक्यूम कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई रहता ना हो? और ये जो घने जंगलों वाला खेल था, यह प्रोफेसर IB सिंह साहब के साथ रहने की वजह से और उनके जो अध्ययन थे उनके जरिए जो हमें पता चले, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि गंगा घाटी में घने वनों का जो धारणा है वह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है। बाकी का जितना लैंडस्केप है ये तो सवाना टाइप ऑफ लैंडस्केप था। और इसके ऊपर बेस करके 2004 में मिथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट करके एक पेपर मैंने में लिखा था। तो ये जो एक्सकवेशन हमने किया लौरा देवा का, वो इसलिए किया था कि क्या तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व में जब पश्चिमी भारत में हड़प्पा संस्कृति थी, उस समय क्या यहाँ पर भी कोई संस्कृति थी? हम उसमें सफल हुए। हमको उसका पूरा 3000 BC से 2000 BC तक का प्रमाण मिला। लेकिन जिसको कहते हैं किस्मत की बात, जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उसके नीचे की तहों धान की खेती के प्रमाण मिले। और वहां जो एविडेंस है वो शुरुआत होती करीब 11000 BC से। 11000 BC से 7th मिलेनियम BC के बीच में क्या हो रहा था? धान था, जंगली राइस था, लेकिन वो उसका कोई उपयोग कर रहे थे कि नहीं, और क्या उसकी कोई डेट है कि नहीं, ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में 6000 प्लस BC की धान की भूसी पर ही डायरेक्ट AMS डेट है जर्मनी से। तो धान तो वहां है, और वह धान जो पात्र हैं, उनकी पात्रों को जब बना रहे हैं तो उसमें उसकी भूसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भूसी भी उसमें दिखाई देती है। तब तक और अभी भी बहुत से विद्वान हैं जो कहते हैं कि धान की खेती चीन से भारत में आई, गेहूं और जौ की खेती पश्चिमी एशिया से भारत में आई। अब सवाल ये उठता है कि 7th मिलेनियम BC में जो धान हमको मिल रहा है, वो क्या 2000 BC तक इंतजार करता रहा कि चीन से जब धान आएगा, जपनिका राइस, और जब पश्चिम से कोई लहर आएगी तब उसकी खेती शुरू हो? तो एक पुराविद के रूप में मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि धान की खेती का प्रारंभ 7th मिलेनियम BC में मध्य गंगा घाटी में हो गया। और उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हैं वो डॉक्टर KS सारस्वत साहब ने
जो विदेशी लोग जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपका प्रश्न है उस पर मैं आ रहा हूं, जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी ने 7th 6th 5th मिलेनियम बीसी का धान अभी देखा भी नहीं है, लेकिन को अपनी बात कहनी है। और हमारा देश जो है अभी कॉलोनियल माइंडसेट में बहुत जीता है। एक अगर कोई सफेद चमड़ी वाला कोई विद्वान आकर कोई बात कहता है तो आप बिना किसी तर्क के सामान्यतः लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्यों नहीं किया, उसके पीछे एक आत्मगौरव की बात थी। ऐसा नहीं है कि ये आत्मगौरव से जुड़ा नहीं है। जब हमने इस बारे में बात की कि हमको एडवांस स्टडीज करनी है 2003 में, तो प्रोफेसर आईबी सिंह, डॉक्टर सारस्वत और अन्य लोगों ने कहा कि ये जिन टेक्नोलॉजी से ये स्टडी करने जा रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, हम इनके साथ क्यों करें, हम खुद करेंगे। और उसका ये परिणाम था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से बात सामने आई। और अब जो उसमें जो समस्या है उसका एक गौरवपूर्ण अध्याय खुद बीएचयू से जुड़ सकता है। बीएचयू में आपके ज्ञानेश्वर चौबे नाम के प्लांट और ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम करने वाले एक बड़े प्रोफेसर हैं जिनको सब कुछ मालूम है और जो बिना किसी भेदभाव के आपको सही कॉन्टेक्स्ट में चीजों को बता सकते हैं। हमारा ये आग्रह नहीं है कि हमारी ही चीज सबसे प्राचीन साबित की जाए, लेकिन हमारी चीज सही पर्सपेक्टिव में, सही कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आनी चाहिए और उसमें हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को शामिल होना चाहिए। यह गौरव बोध, आत्मगौरव तो होना चाहिए, अहंकार में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। निसंदेह सर, लहुरा देवा की जो उपलब्धि है उसने भारत में एक नए अध्याय को तो जोड़ा ही है, और इसके लिए सर आप हमेशा याद किए भी जाते रहेंगे। हम लोग इन उत्खनन के चाहे अभी तक हम लोगों ने लहुरा देवा की बात की, मलहर की बात की, राजा नल की टीला की भी आपने बात की। अब इन सब से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे स्थल की हम लोग बात करें जो आजकल एक ज्वलंत मुद्दा बनकर बैठा हुआ है। आपकी एक आने वाली पुस्तक की बड़ी आजकल चर्चा है और उसके सारांश को, कुछ अंश को मैं और मेरे जैसे कई लोगों ने पढ़ा भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आपने उपलब्ध करा दिया है। मैं आपकी जो लिखी जा रही किताब है जिसके अंश की मैं बात कर रहा हूं, जिरह अजुधिया हमरी लेखी। अब प्रश्न ये है कि जिरह किस बात की और किस हमरी लेखी को आप सबके बीच लाने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पर्दा रहस्य से उठने वाला है। क्या है? देखिए, ये रहस्य से पर्दा उठाने की बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेरा मूल स्थान जो है वो बस्ती जिले में है। बस्ती शहर से 2 किलोमीटर पर मझरिया विक्रम नाम का गांव है, वहां के हम लोग मूल निवासी। हमारे परिवार के लोग अब भी बस्ती में रहते हैं, हमारे बड़े भाई वहां पर वकालत करते हैं। हमारे बाबा अयोध्या में रहते थे जब उन्होंने बाकी गृहस्थ जीवन से संन्यास लिया है, नए घाट पर रहते थे। हमारा अपना यज्ञोपवीत संस्कार अयोध्या में हुआ। हम लोगों के लिए अयोध्या और सरयू का महत्व गंगा से अधिक है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब गंगा जी अपवित्र हो जाती है तो वो सरयू जी में स्नान करके पवित्र होती है। अपने बचपन में हमने जब जो राम जन्मभूमि में जो पुराना विवादित स्थल था उसमें जो ताला लगा था और वहां रामायण अनवरत चलती थी, वो देखी है बचपन में। तो यह बात सीधी सी है कि इतना सब होने के बाद हमारी जिज्ञासा अयोध्या के बारे में ना हो, यह सामान्य रूप से नहीं होता है, और हमारी जिज्ञासा है। अब उसके बाद 1990 में हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर होता है, जब हम डायरेक्टर पुरातत्व विभाग थे, कि आप इस विवादित स्थल पर जो स्मारक है इसका डॉक्यूमेंटेशन करके फोटोग्राफ और वीडियो तैयार करके हमारे यहाँ सबमिट करें। तो भाई कोर्ट का आदेश था, हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया और वहां सबमिट कर दिया। उससे तब से लेकर के और फिर अयोध्या का जब केस हाई कोर्ट में चला वो था सन 2001-2, मतलब 10-11 साल का अंतर है। अब 10-11 साल के अंतर में अब अयोध्या की इतनी चर्चा हो रही है
और हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है। फिर उन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके आसपास की जमीन अधिग्रहित कर ली, और उसमें जब कोई भी काम होता था लेवलिंग का या और किसी चीज का, तो उसमें कुछ ना कुछ पुरावशेष मिलते थे, मंदिरों के अवशेष भी मिलते थे। तो उसके लिए जाहिर है कि हम ही को आदेश होता था कि भाई आप डॉक्यूमेंट करके सबमिट करिए, और हम वो करते रहे। फिर बिल्डिंग गिर गई। गिरने के बाद जो उसमें वहां पर बचा हुआ अवशेष था, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमने किया। और 92 के बाद और 2002 के बीच में कोई कोर्ट ने हमसे कुछ नहीं पूछा, वो जो कुछ किया था वहां सबमिट कर दिया। इस बीच में हम पुरातत्व करते रहे, और इस पुरातत्व करने में हमारी यह भी जिज्ञासा हुई कि भाई अयोध्या की प्राचीनता कितनी है, एक्सकेवेशन वहां कर नहीं सकते थे। तो हमने सरजू पार्क के क्षेत्र में मांझाना शुरू किया, सर्वे कराना शुरू किया, ये देखने की कोशिश की कि इक्ष्वाक वंश के राजा का तो एक ही स्थान था अयोध्या, लेकिन और निवासी तो कहीं रहते होंगे, और उसमें कड़ी पे कड़ी कहां से जुड़ी, पुराविदों ने ही, पुरातत्व ने ही जोड़ी। सौगौरा की प्राचीनता ज्ञात थी, नरहन चढ़ियार का डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह जी ने किया था, धुरिया पार उन्होंने एक्सकेवेशन किया, इमली डी खुर्द उन्होंने किया, इधर आपके के सिन्हा साहब, बीपी सिंह साहब ने खैरा डी का उत्खनन कर लिया था, और इसके आगे काम हुआ, भूना डी वगैरह का एक्सकेवेशन हुआ, चिरांद हमने अपने कोर्स में पढ़ा था। तो हमने कहा ये एरिया जो ये कहा जा रहा है, बहुत से विद्वान कहते हैं कि 8वीं शताब्दी पहले बसा ही नहीं था, तो अयोध्या कहां से बना। तो हमें यह सूत्र समझ में आने लगा था कि एरिया तो बसावट तो यहाँ है, प्रमाण अयोध्या में नहीं मिल पाया। तब तक गवाही के लिए पेश किए गए हम लोग, कहा कोर्ट से सम्मन आ गया कि भाई जो आपने लिखा पढ़ा है उसको आके उसकी तस्दीक कराइए। तो जब मैं पहले दिन गया कोर्ट में, तो सबसे पहले हमारे अब्दुल मन्नान साहब उधर बाबरी मस्जिद की तरफ से वकील होते थे, उन्होंने जिरा शुरू की, और जिरा में उन्होंने पहला सवाल किया, आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप फलाना है। तो हमने उनको जो जवाब देना था वो तो दे दिया, कोर्ट के रिकॉर्ड में है, लेकिन हमारे मन में बात आने लगी कि ये जो हमारी जिरा हो रही है, तब क्यों ना हम अपनी तरफ से कैसे अयोध्या को समझते हैं, इसकी जिरा हम भी लिख डालें। और वो जिरा हमारी लिखी जा रही है। उसकी विशेष बात ये भी जरूर है कि खास तौर पे 1990 से और बिल्डिंग के गिरने के बाद तक जो गतिविधियां पुराविदों के बीच में हो रही थी, इत्तेफाक से दोनों पक्ष के विद्वानों से मेरी संपर्क होता था, और उसमें कुछ अनकहे पहलू हैं जिनको मैं उसमें डालूंगा, लेकिन वो रहस्य से पर्दा हटाने वाली बात नहीं। पुराविदों का और इतिहासकारों का क्या रोल इस इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या में रहा है, वह बिना हमारे कहे सिर्फ तथ्यों से कैसे सामने आ सकता है, यह इसका उद्देश्य है। बाद में तो 2002 में एक्सकवेशन डॉक्टर मणि ने कराया, और उसकी रिपोर्ट पर आप लोगों की काफी चर्चा होती है, और हमारा ये कहना है कि अभी भी अयोध्या में अंतिम बिंदु का पता नहीं चला है, क्योंकि पुरातत्व में जो मिलता है वो तो सत्य होता है, पर जो नहीं मिलता है वो असत्य नहीं होता है। इतना ही अभी मैं कहूंगा, बाकी पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए। तो आपके इन अनकहे तथ्यों में जो अयोध्या से संबंधित है, इसमें आपके इस विश्वविद्यालय का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कितना रोल है? अरे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय के पहला उत्खनन डॉक्टर ए के नारायण, पुरुषोत्तम सिंह जी, टी.एन. रॉय साहब ने कराया। लेकिन एक जो आंदोलन की दृष्टि से कह रहा हूं, उस दृष्टि से सबसे बड़ा योगदान नारायण साहब का नहीं, सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर ठाकुर प्रसाद वर्मा जी का, क्योंकि वो उसके फर्स्ट पैरोकार थे, और जिस समय हमारी गवाही चल रही थी, उनकी गवाही दूसरी तरफ कोर्ट में चल रही थी, दूसरी उसमें, और उन्होंने उस समय ये बात कही कि भाई यहाँ तो हजारों साल से लोग रह रहे हैं, आप क्या 820 की बात करते हैं, 620। तो जिलानी साहब जो उनके एक वकील थे, वो बाद में हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि भाई आप वर्मा जी को जानते हैं? क्यों नहीं जानते, हमारे टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बयान बदल दिया। हमने कहा बयान बदल दिया, किस बात में बदल दिया? बोले प्राचीनता को लेकर। जब उन्होंने पूरी बात बताई, हमने कहा बिल्कुल सही है, लोहरा देवा में तो पुराना है, अयोध्या में हो या ना हो, और अयोध्या से थोड़ी ही दूर पर गुलरिहवा घाट है, बस्ती और अयोध्या के बीच में 40-45 किलोमीटर होगा। अब तो उसकी तिथि भी 2000 BC से पहले चली गई।
तो अयोध्या के किस कोने में कहाँ क्या दबा हुआ है अभी ये पता नहीं है। आप के साथ हम लोगों ने काफी कुछ बात किया, साहित्य, कविता, उत्खनन, पुरातत्व, अयोध्या, घुमक्कड़ी, बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने बात किया और मुझे लगता है श्रोतागणों ने आनंद भी लिया होगा और काफी कुछ उन्होंने सीखा भी होगा। खासकर वो विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आप, चूंकि आप पूर्व यहाँ के विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय के, आप अपने सभी अनुजों को जो आज के यहाँ के विद्यार्थी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनके लिए आपका अपना क्या संदेश है? देखिए, सीख तो मैं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत कुछ रहा और जो वहाँ के छात्र हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों से जुड़ने का मौका आप लोग देते हैं और वो छात्र भी, काफी छात्र हमसे जुड़ते भी। मैं मोटे तौर पर उनसे अपने अनुभव से यही कहूंगा, जो मेरे पिछली वार्ता से जुड़ जाएगा, कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्राओं का अपना एक व्यक्तित्व है और उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो अपने अग्रजों से, अपने गुरुजनों से जहां से प्रेरित हो सकते हैं, जहां से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य प्राप्त करें। लेकिन सबसे पहले उनको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। उसमें यह पहचानना पड़ेगा कि उनकी विशेषताएं क्या क्या है और उन विशेषताओं के अनुरूप जब वो अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उन विशेषताओं के अनुरूप जब वो आगे काम करेंगे, तो वो किसी सांचे में नहीं बंधेंगे। अपने प्राकृतिक जो उनकी क्षमताएं हैं, मानसिक और शारीरिक, उसके अनुसार वो ग्रो करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक छात्र अपने आप में एक विशिष्ट योगदान, एक विशिष्ट पहचान बनाकर जाएगा। और जो कहते हैं लोग कि जैसा हम कहते हैं वैसा फॉलो करो, उसकी कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके ज्ञान का लाभ ले, उनके जो अच्छी बातें लगे उनसे प्रेरणा ले, लेकिन विकसित वो अपने आप को अपने तरह से करें, क्योंकि किसी कोई दूसरे व्यक्ति की तरह आप नहीं बन सकते। प्रकृति ने ही नहीं बनाया है आपको। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो ऐसा करके सबसे अधिक विकसित होंगे, सबसे अधिक सफल होंगे, सबसे ज्यादा संतुष्ट होंगे और सबसे बड़ी बात है वो प्रसन्न होंगे। क्योंकि जो चीज वो नहीं है, जब वो बनना चाहेंगे तो बार बार असंतोष को घेरेगा। इसलिए वही जो लोग कहते हैं कि साहब अपने आप को पहचानिए, तो वो आपको अपने को ही पहचान कर उसको विकसित करना है। और उसमें भी आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, अपने कर्म से उसको एक दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। वरना तो कर्म भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो बात कही गई कर्मण्येवाधिकारस्ते, उससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। और इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर किसी छात्र का या किसी श्रोता का कोई प्रश्न है तो वो मुझे जरूर बताएं। बिल्कुल, निसंदेह सर, आपकी पहचान आपके कार्य से होती है और आपकी इस पहचान से काशी हिंदू विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है, स्वयं में गौरवान्वित है। आप भी गर्व महसूस करते हैं कि आपने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ली है, आपको यहाँ के गुरुजनों का सानिध्य मिला। विश्वविद्यालय भी गौरवान्वित है आप जैसे विद्यार्थियों को तैयार करके। गुलजार साहब की एक पंक्ति है जो आपके लिए यहाँ पढ़ना आवश्यक है। एक अजीब सा रिश्ता है मेरे और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती और मैं उन्हें मरने नहीं देता। आप इस मंच से जुड़े, ये इस मंच का सौभाग्य है। इस मंच को अपना पूरा सहयोग दे रहे हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर भटनागर सर, एलुमनी सेल की अध्यक्षा प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम, सामान्यतः इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा से करते आ रहे, आज अनुपस्थित हैं क्योंकि वो व्यस्त हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र राय जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये मंच दिया, एक मौका दिया, आपको हमसे जोड़ने का एक मौका दिया, आपके अनुभवों को साझा करने का एक मौका दिया।
निश्चित रूप से आपके जो अनुभव आपने जो साझे किए हैं, वो हम सभी को एक मार्गदर्शन तैयार करेंगे। जितने बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ के विद्यार्थी, उनको एक नई दिशा देंगे। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। और आखिरी बात कहूँगा कि जी। ख्वाहिशें जीने नहीं देती, मगर मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आप पर ये पंक्ति बिल्कुल बैठती है सर।